हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 19 अक्टूबर के पॉलिटी न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी इश्यूज में हम जानेंगे बार्क और टीआरपी के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में था। इसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को देखेंगे जिसमें स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बोला गया है। और लास्टली गवर्नेंस ट्रैकर में हम जानेंगे टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल के बारे में। अब देखिए हुआ क्या कि कुछ समय पहले मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम को लेकर एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें यह कहा गया कि बार्क के द्वारा जो टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं, उनकी रिगिंग हुई है। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। दूसरी तरफ टीआरपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि जो किसी टेलीविजन प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं वो किस डेमोग्राफिक कैटेगरी के हैं, मतलब उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। अब ये एक तरीके का मार्केट रिसर्च है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, और साथ ही इससे वेरियस टीवी प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर्स को पता चलता है कि जनता क्या देखना पसंद कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मीडिया में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे शो को प्रोड्यूस करते हो जिसको काफी सारी जनता देख रही है, तो सारे ही एडवर्टाइजर्स आपके प्रोग्राम के समय पे अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करना चाहेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर यही रेटिंग्स मैनिपुलेट कर दी जाएं, तो ऐसे शोज का भी प्रोडक्शन होने लगेगा जो कि एक्चुअली में पॉपुलर नहीं है, जबकि जनता एक्चुअली में जिन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रही है उन प्रोग्राम्स को फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जब एडवर्टाइजर्स टीआरपीस का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि एक टीआरपी की कॉस्ट क्या होगी, और इसी से फिर आगे चल के पर सेकेंड के हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स को टीवी प्रोग्राम्स के बीच में रखा जाता है। अब देखिए, इसके लिए बार्क एक बैरोमीटर इंस्टॉल करता है इन दी इम्पैनल्ड हाउस होल्ड्स, यानी कि कुछ घर ऐसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं बार्क के द्वारा जहां पर ये बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं। इन हाउस होल्ड्स की टोटल 12 कैटेगरीज होती हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू दी न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम। सवाल ये बनता है कि क्लासिफिकेशन किस किस हिसाब से होता है। अब देखिए, इसके लिए टोटल 11 पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जिसमें एजुकेशन लेवल, इनकम, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कार, ऐसी ही सारी चीजों के ऊपर कंज्यूमर्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब ऐसे जो घर होते हैं उनके व्यूअर्स जब भी टीवी देखते हैं तो एक व्यूअर आईडी बटन दबा देते हैं, जिससे कि उनका जो टीवी व्यूइंग का ड्यूरेशन होता है वो कैप्चर हो जाता है थ्रू दी बैरोमीटर्स। अब जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं या फिर आपकी वीडियोस देख रहे हैं, और उसी के हिसाब से एडवर्टाइजर्स अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए वीडियो सेलेक्ट करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब पिछले कुछ दिनों में जो वेरियस न्यूज चैनल्स हैं उनकी आपस की लड़ाई को देखते हुए बार्क ने कहा कि वो एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे जो कि टीआरपी कलेक्ट करने की पूरी व्यवस्था को रिव्यू करेगी कि क्या जो हम अभी के स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं वो हमको करेक्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कैसे पैनल हाउसेस की इन्फिल्ट्रेशन रोकी जा सके, मतलब कहीं ना कहीं बार्क से ही ये चीजें लीक हुई कि कौन से घरों में बैरोमीटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से चैनल के लोगों ने इन घरों को विजिट किया और इनको पैसे दिए फॉर वॉचिंग अ पर्टिकुलर चैनल। अब देखिए, फिलहाल के लिए ये सब सिर्फ आरोप हैं, लेकिन बार्क ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल निभाया है और कहा है कि आने वाले समय में ये एक्सरसाइज सारे न्यूज चैनल्स पे कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा फिलहाल के लिए बार्क ने वीकली इंडिविजुअल रेटिंग्स को रोक दिया है इन रिगार्ड्स टू न्यूज चैनल्स, मतलब किसी एक न्यूज चैनल की पर्टिकुलर वीकली रेटिंग अब नहीं पब्लिश की जाएगी, बल्कि जब तक ये 8 से 12 हफ्ते की रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है तब तक वीकली ऑडियंस एस्टिमेट्स स्टेट और लैंग्वेज के बेसिस पे जारी किए जाएंगे, मतलब किस लैंग्वेज के चैनल को देखा जा रहा है और किस स्टेट में देखा जा रहा है, सिर्फ आप ये चीज देख सकते हैं इन दी अपकमिंग बार्क रेटिंग्स, लेकिन किसी इंडिविजुअल चैनल की रेटिंग्स नहीं पब्लिश की जाएंगी। बार्क की बात करें तो ये एडवर्टाइजर्स के द्वारा ओन किया जाता है,
एक हिसाब से ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं जिसमें एडवर्टाइजर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एड एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये सारी संस्थाएं हैं जो इन सारे स्टेक होल्डर्स को बार्क में रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, बार्क को 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाउएवर 2014 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज नोटिफाई किया था और उसी के तहत बार्क को रजिस्टर किया था जुलाई 2015 में। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे टाइप्स की पिटीशंस का जिक्र हुआ है। इसी में से एक है SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, और इसी के ऊपर 5 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने TK डेविड वर्सेस कुरुपम पदी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के केस में SLP के ऊपर कमेंट किया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन ये आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि अगर किसी स्पेशल लीव पिटीशन में हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट SLP के प्रोविजंस के अंतर्गत पिटिशनर को कोई भी रिलीफ नहीं दे सकती। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 136 के अंतर्गत यदि आप कोई स्पेशल लीव पिटीशन दायर करते हैं तो वो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ होती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के खिलाफ होती है। सेम इज द केस विद क्यूरेटिव पिटीशन। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ या तो आप अपील दायर कर सकते हैं और या फिर स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द केस। अब ये केस एक सर्विस मैटर है। यहाँ पर पिटिशनर कोऑपरेटिव बैंक का एम्प्लॉय था जिनको सस्पेंड कर दिया गया था बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बाद में जो इनका कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल था इन्होंने इनके ऊपर कंडीशन लगा दी कंपलसरी रिटायरमेंट की। इसी ऑर्डर को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके केस को डिसमिस कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। फिर इन्होंने 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। फिर इसी के खिलाफ इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, जो कि 2016 में डिसमिस हो गई। फिर इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली और वो भी डिसमिस हो गई। अब जो इन्होंने इनिशियली चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, उसी ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डाली। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले जो रिव्यू पिटीशन थी वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दायर की थी, जो कि SLP के केस में आया था। लेकिन बाद में जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर करी वो हाई कोर्ट में दायर करी थी अगेंस्ट इट्स प्रीवियस ऑर्डर। जब हाई कोर्ट ने उसको भी डिसमिस कर दिया तो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में आ गए विद हिज SLP। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने बस्सा ओवरसीज एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पर अपने डिसीजन को रिलाई किया और ये कहा कि स्पेशल लीव पिटीशन को तभी एंटरटेन किया जा सकता है अगेंस्ट अ रिव्यू पिटीशन जबकि मेन जजमेंट चैलेंज हो, और इसके ऊपर काफी सारे केसेस आ चुके हैं। मतलब कि मान लीजिए 1/1/2020 को हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। अब आपने हाई कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन दायर की जिसमें आपने ये कहा कि 1/1/2020 वाले जजमेंट को आप रिव्यू कर लीजिए या फिर उसको रिविजिट कर लीजिए। ये रिव्यू पिटीशन आपने 1/2/2020 को दायर करी और पहले ही दिन हाई कोर्ट ने आपकी इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और 1/3/2020 को आपने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक SLP फाइल कर दी। अब ये SLP तो आपने 1/2/2020 वाले ऑर्डर के खिलाफ दायर की है। हाउएवर आपको यहाँ पे 1/1/2020 वाले ऑर्डर को भी चैलेंज करना पड़ेगा। सिर्फ रिव्यू पिटीशन का ही ऑर्डर नहीं बल्कि मेन जजमेंट का ऑर्डर भी आपको चैलेंज करना होगा फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ योर SLP। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पॉइंट पे हमने पहले ही डिसीजन दे दिया है और जो भी इशू है वो फाइनल हो गया है और अब हम इसको अनसेटल नहीं करेंगे ऑन द इंस्टेंस ऑफ द पिटिशनर। हाल ही में टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 संसद के दोनों ही सदनों से पास हो गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल किस बारे में बताता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है ये गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में ही स्थित है
और इसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको इसी इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया जाएगा। अब इनमें ये सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी प्रपोज किया गया है और इसको भी ITRA के अंतर्गत ही मर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये खुद में एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो कि सेम ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पहले तो ये है कि वो आयुर्वेदिक पद्धति में इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकें फॉर डेवलपिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी। इसके अलावा आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी ये इंस्टीट्यूट्स एक बेस का काम करेंगे। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये पहला इंस्टीट्यूशन है अंडर द आयुष सेक्टर जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करने के अलावा रिसर्च और ट्रेनिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें कि आयुष की सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा एटसेट्रा, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब पे ये इंस्टीट्यूट्स काम करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 अक्टूबर के पॉलिटी न्यूज एनालिसिस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।